हर सुबह जब आंख खुलती है तो दिमाग पहले से ही भरा हुआ होता है। आज का काम, कल का झगड़ा, किसी का रिप्लाई जो अभी तक नहीं आया, ऑफिस में क्या होगा, घर में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या डालें। ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बना देते हैं जो दिन शुरू होने से पहले ही थका देता है। लेकिन एक चीज है जो इस सब को थोड़ा हल्का कर सकती है, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी ये समझना कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी आइडिया से शुरू होती है, और वो इसे किसी हैवी फिलॉसफी की तरह नहीं समझाते, बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल तरीके से बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लो, तुमने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, उम्मीद थी कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, लेकिन किसी ने कुछ बुरा कह दिया या किसी ने देखा ही नहीं। तुम्हें कैसा लगा? सैड, डीमोटिवेटेड, थोड़ा एंग्री भी। लेकिन रुको एक सेकेंड, क्या दूसरों की रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में थी? नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ ये था कि तुमने क्या डाला, किस इंटेंशन से डाला, और तुम खुद उसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी सब, लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन एक्सटर्नल चीज़ों से अपनी खुशी जोड़ देते हैं तो बेसिकली हम अपनी पीस खुद किसी और के हाथ में दे देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है। पीस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी को लेट गो करना सीखते हैं। फोरू कहते हैं कि अगर इनर पीस चाहिए तो फोकस सिर्फ अपने एक्शंस पर होना चाहिए, रिजल्ट्स पर नहीं। जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा काम है कि ऑनेस्ट एफर्ट करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। जॉब मिलेगी या नहीं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कंपनी की ज़रूरत क्या है, बाकी कैंडिडेट्स कैसे हैं, इंटरव्यूअर उस दिन किस मूड में है, ये सब अनकंट्रोलेबल है। हम अक्सर इसी वजह से परेशान रहते हैं। हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, ट्रैफिक लग गया, बारिश हो गई, इन सब पर हम अननेसेसरीली अपसेट होते हैं। लेकिन स्टोइक्स की तरह सोचें तो एक बात क्लियर होती है, हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगनी चाहिए जो हम एक्चुअली बदल सकते हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ बड़े डिसीजंस के लिए नहीं है, डेली लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में भी काम आती है। किसी ने बात काट दी, किसी ने काम की तारीफ नहीं की, किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया, इन सब में तुम सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपनी रिएक्शन। गुस्सा करोगे या कामली हैंडल करोगे, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। फोरू एक सिंपल हैबिट सजेस्ट करते हैं, हर सिचुएशन में पहले ये पहचानो कि ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। अगर कंट्रोलेबल है, एक्शन लो, अगर नहीं है, एनर्जी वेस्ट मत करो। ये हैबिट धीरे धीरे माइंडसेट बदल देती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, इवेंट में जा रहे हो, रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तुम कंप्लेन कर सकते हो या अम्ब्रेला निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। फोरू का पॉइंट यही है कि पर्सपेक्टिव ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया देखते हैं। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं और खुद वैसे बिहेव कर सकते हैं जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो सिचुएशंस भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और एक और बात, जब हम सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पे फोकस करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हर रिजल्ट एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लगने लगता है, फेलियर नहीं। फोरू खुद कहते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तब रियलाइज हुआ कि रिजेक्शन से डरना, क्रिटिसिज्म से डरना, अनसर्टेनिटी से डरना, ये सब बेकार था, क्योंकि वो सब कभी उनके कंट्रोल में थे ही नहीं। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर कोई फेस कर रहा है। जॉब चली गई, सैलरी से खुश नहीं, काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये समझ लो कि ये अनसर्टेनिटी कंट्रोल से बाहर है तो उसे एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, और फिर एनर्जी उस डायरेक्शन में लगती है जो हाथ में है। न्यू स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, खुद को प्रूव करना। सोशल मीडिया का प्रेशर भी वही है, किसी की लाइफ देखकर खुद को कम समझना, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना। ये तब तक होता है जब तक ये नहीं समझते कि वो कंपैरिजन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम अपने एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पे फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड होने लगता है। फोरू कहते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। तब हम ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, रेजिस्टेंस के साथ नहीं। स्ट्रेस हैंडल करने का सबसे आसान तरीका यही है, डिटैच फ्रॉम आउटकम, अटैच टू प्रोसेस। जब प्रोसेस पे ध्यान होता है तो ग्रोथ होती है, लर्निंग होती है, और यही रियल सक्सेस है।
हर दिन जब कोई सिचुएशन सामने आए तो बस एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, एक्शन लो, अगर नहीं, लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हैबिट बन जाती है और लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। अब बात करते हैं किताब के उन लेटर्स की जो एक्चुअली इस पूरी फिलॉसफी को फील कराते हैं। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि बहुत सारी परेशानियां बाहर से नहीं, अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन इमोशंस और थॉट्स को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, और यही काम करती हैं इस किताब की लेटर्स। हर लेटर 2 से 4 पेजेस की है, लेकिन जो बात कही जाती है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक थीम पर है, फियर, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, वैलिडेशन, लेटिंग गो। इन्हें पढ़ना आसान है, बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त ऑनेस्टली बात कर रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातें कहीं लिखी हुई पढ़ रहे हो। एक लेटर है फियर के बारे में। हम सब किसी ना किसी डर से जूझ रहे होते हैं, फेलियर का डर, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का। लेकिन ये लेटर एक अलग पॉइंट देती है। डर को अवॉइड करने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उसका सामना करना। ये डर हमें कुछ सिखाने आया है, रोकने नहीं। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उससे पूछते हैं कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तब क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर है ओवरथिंकिंग की लेटर। ये बहुत रिलेटेबल है। हम सब किसी ना किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी सोची थी, फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं। ये लेटर एक सिंपल चीज सिखाती है, बार बार सोचने से सल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। ब्रीथ करो, पॉज लो, ट्रस्ट करो कि जो होना है वो होगा। हर चीज को बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। फिर है वैलिडेशन के बारे में एक लेटर। हम सब किसी ना किसी तरह से अप्रूवल चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, रियल लाइफ में तारीफें। हम अपनी वर्थ को दूसरों की रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। ये लेटर एक जेंटल रिमाइंडर देती है, हमारी वैल्यू पहले से है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम खुद की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है। ऐसा नहीं लगता कि कोई हैवी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, लगता है जैसे एक ऑनेस्ट चिट्ठी है जो सच के थोड़े करीब ले जा रही है। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ा रुकें, सोचें, उस थॉट को अंदर अब्सॉर्ब करें। ये लेटर्स क्विक फिक्स नहीं है, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश जमीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए एक बात फील होती है, हमें हर आंसर अभी नहीं चाहिए, बस ये जानना काफी है कि हम अकेले नहीं हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये लेटर्स किसी भी ऑर्डर में पढ़ी जा सकती हैं। जिस दिन जैसा फील हो रहा हो वैसी लेटर उठा लो। ये फ्रीडम बहुत सूदिंग लगती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होती। कभी कभी पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिले। और एक बात, इन लेटर्स को एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ो, मतलब बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम हर बार किसी नए थॉट या फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम रोज वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन एक्सपीरियंस अलग होता है। इन लेटर्स की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये तुम्हें बेहतर बनने की जरूरत नहीं बताती। ये याद दिलाती हैं कि जैसे हो वैसे ही बहुत इनफ हो। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब की लाइफ में कॉन्स्टेंटली होती है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर पल कुछ नया दिख रहा है। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट्स में फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि करना क्या था। फरो कहते हैं कि ये डिजिटल नॉइज सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को क्वाइटली खा रही है। उनका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज है। जो भी हम अचीव करते हैं, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, करियर गोल्स, सेल्फ ग्रोथ, हर चीज के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना होता है। लेकिन जब ध्यान बटा हुआ हो, जब हर 2 मिनट में किसी दूसरे टैब पर चले जाएं, जब हर नोटिफिकेशन पर माइंड वॉन्डर करे, तो किसी भी चीज में गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते। सोचो, जब किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करते हैं, ना उस दोस्त को पूरी तरह सुन पाते हैं, ना उस कनेक्शन को ट्रूली फील कर पाते हैं। वैसे ही कोई काम करते हुए जब माइंड बार बार किसी और थॉट की तरफ भाग जाए, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खो जाता है।
डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को भी साइलेंटली खत्म करता है। फरो कहते हैं अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैल्यूएबल्स को लॉक में रखते हैं, वैसे ही ध्यान को कॉन्शियसली गार्ड करना चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं और हम बिना सोचे वो अटेंशन बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में। धीरे धीरे माइंड शैलो हो जाता है। सब कुछ जानने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये समझना कि क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। और यहाँ फरो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देते हैं। डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। कोई टास्क बोरिंग लगने लगे, एंग्शियस फील हो, कोई कॉन्वर्सेशन इमोशनली चैलेंज करे, हम फोन उठा लेते हैं। वो टेम्पररी एस्केप अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी कैपेसिटी को कमजोर करता है। फरो सजेस्ट करते हैं कि दिन ऐसे डिजाइन करो जहां अटेंशन सेफ रहे। इसका मतलब इंटेंशनल होना है। क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, ये डिसाइड करना होगा। हर बार फोन पर हाथ जाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे गोल को सपोर्ट करता है? क्या ये मुझे क्लियर करता है या और कंफ्यूज? मॉर्निंग रूटीन के बारे में भी फरो बात करते हैं। अगर उठते ही फोन देखने लगो, नोटिफिकेशंस चेक करो, तो माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, दिन हमें कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल चीजों में लगाएं, जर्नलिंग, रीडिंग, साइलेंस, डीप वर्क, तो धीरे धीरे अटेंशन ट्रेन होने लगती है। डीप वर्क और शैलो वर्क का फर्क भी इंपॉर्टेंट है। हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। ईमेल्स रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, टैब स्विच कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी डीप नहीं होता। डीप वर्क वहीं पॉसिबल है जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां माइंड फ्लो में जा सके। और उस जोन में पहुंचने के लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। फरो का पूरा मैसेज यही है, डिस्ट्रैक्शन की प्राइस सिर्फ टाइम नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी आइडेंटिटी तक को अफेक्ट करती है। जब हम बार बार किसी और की आवाज सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने ध्यान को रिक्लेम करें, उसे उस डायरेक्शन में यूज करें जहां ग्रोथ हो, क्लैरिटी हो और मीनिंग हो। अब बात करते हैं रिग्रेट की। रात को लेटकर कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं, काश उस वक्त ये किया होता, काश उस बात को सीरियसली लिया होता, काश उस इंसान से खुलकर बात की होती। यही तो असली रिग्रेट्स होते हैं। फरू इस इमोशन को बड़ी सिंप्लिसिटी और सच्चाई से समझाते हैं। उनके मुताबिक रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि कोई गलती हो गई। रिग्रेट इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शंस हमारी वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो दिल के सच से अलग होता है, तब रिग्रेट धीरे धीरे अंदर पनपता है। हम सब ने ये फील किया है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिल से ठीक नहीं लगता, लेकिन करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। यही छोटी छोटी मिसमैचेस बाद में बड़े रिग्रेट्स बन जाती हैं। फरू कहते हैं कि रिग्रेट अवॉइड करने का तरीका परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि खुद से बार बार पूछते रहना है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। हम अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं, सेम रूटीन, सेम जॉब, सेम कंप्लेन्स, बिना ये सोचे कि क्या ये सच में वही चीजें हैं जो हमें फुलफिल करती हैं। फरू यही पैटर्न तोड़ने को कहते हैं। रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब किसी चॉइस पर रिग्रेट हो तो वो हमारे अंदर के किसी इग्नोर्ड ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जॉब को लेकर रिग्रेट हो, शायद वो जॉब हमारे पैशन से मैच नहीं कर रही थी। किसी रिलेशनशिप को लेकर पछतावा हो, शायद इमोशंस ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किए थे। रिग्रेट एक मिरर है जो दिखाता है कि कहां हमने खुद से कॉम्प्रोमाइज किया। और ये भी समझना जरूरी है, रिग्रेट अक्सर इमीडिएट नहीं आता। आज कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वही छोटी चीज भारी लगने लगती है। इसलिए फरू कहते हैं, फ्यूचर रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट में कॉन्शियस चॉइसेस लेना। रिग्रेट को गिल्ट में बदलने की जरूरत नहीं है, उसे एक गाइड की तरह देखो जो बताता है कि अब क्या बदलना है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होती है जब रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। वैल्यूज की बात भी फरू करते हैं। अगर हम खुद के लिए क्लियर नहीं है कि हमारी वैल्यूज क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने लगते हैं, और जब दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक और बात, फरू कहते हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट वो होता है जो हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह जीने से डरना, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी टैलेंट को सप्रेस करना, ये सब साइलेंट रिग्रेट्स बन जाते हैं।
इसलिए वो कहते हैं लिव बोल्डली बट वाइजली। दिल की सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शन लो लेकिन वैल्यूज से अलाइन रहकर। जब कोई क्रॉसरोड हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? ये सवाल एक कंपास की तरह है। अब बात करते हैं डर की। डर, ये वर्ड सुनते ही दिल थोड़ा सिमट जाता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डर होता है, फेलियर का, रिजेक्शन का, अकेलेपन का, बदलाव का। लेकिन फॉरू इस डर को एक अलग नजर से देखते हैं। उनके मुताबिक डर हमारा दुश्मन नहीं है, डर एक गाइड है, एक सिग्नल जो बताता है कि कहां करेज की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो और यूज करो। जब भी कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, डर सबसे पहले सामने आता है। नया काम शुरू करना हो, किसी से दिल की बात कहना हो, कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो, हर जगह डर आड़े आता है। लेकिन फॉरू कहते हैं, इस डर से भागने की बजाय खुद से ये पूछो, इस डर के पीछे कौन सी अपॉर्चुनिटी छुपी है। डर वहीं आता है जहां कुछ मीनिंगफुल होता है, जहां ग्रोथ की पोटेंशियल होती है। किसी को स्टेज पर बोलने में डर लगता है, शायद वहीं उसकी ग्रोथ है। जॉब छोड़कर खुद का काम शुरू करने में डर लग रहा है, शायद वहां उसकी फ्रीडम छुपी है। डर बताता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही तो करेज का असली मतलब है। स्टोइसिज्म का नजरिया ये नहीं है कि फियरलेस बन जाओ, यह है कि डर को फेस करो और फिर भी सही काम करो। फियर एक नेचुरल इमोशन है, ये अलर्ट करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन ये रोकना नहीं चाहिए। जब डर आए, समझो कि थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी और थोड़ी एक्स्ट्रा फेथ की जरूरत है। कई बार हम डर को ओवरथिंक करके बहुत बड़ा बना देते हैं, फ्यूचर के ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉरू कहते हैं कि ज्यादातर डर इमेजिनेशन से आते हैं, रियलिटी से नहीं। जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि डर सिर्फ हमारे माइंड में बना एक थॉट है, तो उसकी पावर कम होने लगती है। एक एग्जाम्पल लो, कोई पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है, पहले से सोच लेता है लोग क्या सोचेंगे, अगर ऑकवर्ड हो गया तो, अगर जज किया तो। लेकिन ये सब माइंड की स्टोरीज हैं। रियल वर्ल्ड में लोग मोस्टली अपने ही थॉट्स में बिजी होते हैं। ये अवेयरनेस ही डर की चेन तोड़ती है। फॉरू एनकरेज करते हैं, डर से बात करो। इमेजिन करो डर एक दोस्त की तरह सामने बैठा है, उससे पूछो, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। ये सिंपल शिफ्ट हमें एम्पावर कर सकती है। डर को जीतने की सबसे सच्ची टेक्निक यही है, एक्शन लेना। फियर पैरालाइजेस बट एक्शन फ्रीज। ये फॉरू की फिलॉसफी का कोर है। जितना डिले करते हैं, डर उतना स्ट्रांग होता जाता है, लेकिन जैसे ही एक छोटा स्टेप भी लेते हैं, डर की पकड़ थोड़ी लूज होने लगती है। और यही छोटे स्टेप्स लॉन्ग रन में फियरलेस नहीं बल्कि करेजियस बनाते हैं। ये फर्क समझना जरूरी है। फियरलेस बनना, डर न होना; करेजियस बनना, डर होते हुए भी आगे बढ़ना। फॉरू यही सिखाते हैं, अगर डर नहीं आ रहा तो शायद वो रास्ता ही छोटा है। फॉरू ये भी कहते हैं, डर का एक जर्नल रखो। जब भी कोई डर सताए, उसे लिखो, क्या डर है, क्यों है, उससे जुड़ी रियलिटी क्या है। ये प्रोसेस क्लैरिटी देता है और कई बार डर की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। और एक लास्ट बात, शॉर्ट टर्म फियर से ज्यादा डेंजरस है लॉन्ग टर्म रिग्रेट। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट से मत डरो, वो तुम्हें हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गर बना सकता है। तो ये थी डैरियस फरूक्स की फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की जर्नी। कंट्रोल जो हमारे हाथ में है, अटेंशन जो हमारी सबसे कीमती चीज है, रिग्रेट जो एक टीचर है और डर जो एक गाइड है। ये सब आइडियाज मिलकर एक बात कहते हैं, पीस बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से आती है। और उसका रास्ता यही है, खुद को समझना, अपनी वैल्यूज जानना और हर दिन कॉन्शियसली जीना। प्रॉब्लम्स शायद खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। अगर ऐसी बुक्स को डीपली समझना अच्छा लगता है तो बुक वाइजर तुम्हारे लिए है।